चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग झारखंड एसएससी का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप लोगों का एक कमेंट आया था, जो सेट नंबर 2 का सबसे जो लास्ट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमसे थोड़ी-सी गलतियाँ हुई थी वहाँ पे क्या, वो 4:1 रेशियो था। ठीक है? 4:1 का रेशियो था, जिसे ऐड करके हमें 5 लिखना था। हमने 4 से कंपेयर कर दिया था, इसके लिए सॉरी। आप उसे करेक्शन कर लेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे जो हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। और दूसरी बात, आज हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और अभी देखिए क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये सीजीएल का मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो आप चाहेंगे 100% जो आप चाहेंगे कि ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएँगे, आप लिख लीजिए 10% क्वेश्चन जो आएँगे वो ट्रिकी आएँगे, 10 से 15%। और इधर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही शॉर्टकट भी लगा पाएँगे। ये बात आज नोट कर लें आप। और आप देखेंगे भी, जो जो भी स्टूडेंट अभी या तो शुरुआत किए हैं या जिनकी प्रैक्टिस अभी बहुत अच्छी है, उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो यही चीज़ आपको बताएँगे कि पहले कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी कोई भी शॉर्टकट जो बनता है वो कॉन्सेप्ट से ही बनता है। कभी-कभी आप देखेंगे क्या कि क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है? तो शॉर्टकट से ज़्यादा आसान तरीके से जो है कॉन्सेप्ट से तुरंत बन जाता है। तो हमें रास्ते वो सेलेक्ट करने हैं जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करे, और वो सबसे जो मेन आपका अस्त्र होगा वो होगा प्रैक्टिस। आप जितना यूज्ड टू रहेंगे आप क्वेश्चन के साथ, उतना ही जल्दी क्वेश्चन को आप क्लिक करेंगे, समझेंगे। तो चलिए, अब हम ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आपका सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 41 है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम थोड़ी-सी पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है, आज हम हिंदी में ही ज़्यादा करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? कहता है ट्रायंगल एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब देखिए, डी भुजा नहीं होगा, डी जो है ना, यहाँ पे कामा हो जाएगा, डी, ये डी के बाद कामा हो जाएगा, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है। क्लियर है? ये ट्रायंगल का नाम हम लोग ए, बी और सी रख रहे हैं, और डी जो है बीसी भुजा के मध्य यानी कि मिड पॉइंट पर है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट पे है, यानी कि कहने का मतलब है जो डिस्टेंस यहां से यहां का होगा वही डिस्टेंस यहां से यहां का होगा, मध्य बिंदु पे। कहता है एडी की लंबाई जो है वो 27 सेंटीमीटर है। अब एडी की लंबाई, ये हमारा एडी है और इसकी जो लंबाई है वो 27 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फिर आगे बात करी जा रही है बिंदु एन, बिंदु यानी कि पॉइंट बिंदु एन एडी पर इस प्रकार है कि डी एन इक्वल टू 12। देखिए, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? कहीं पे हम अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके लिए, जो है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एन रख देता हूँ, और अब जो डी एन का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, तो वो हमारा है 12 सेंटीमीटर। अब क्या है? 12 सेंटीमीटर है। कहता है ट्रायंगल एबीसी के केंद्रक से बिंदु एन की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए केंद्रक, अब आपको पता होना चाहिए कि जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। केंद्रक का मतलब होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कब बनता है? तो सेंट्रॉइड तब जाके बनेगा जब कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, यानी कि आप वर्टेक्स ए से मिड पॉइंट डाल रहे हैं, मान लीजिए बी सी पे पॉइंट डी है, और ए सी पे डाल रहे हैं मान लीजिए पॉइंट के, ये भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहने का सेंस है, मिड पॉइंट जब भी आप डालें, मिड पॉइंट ये कि हमारा मिड पॉइंट है। फिर आप देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ से ए पी मान लीजिए, ये पी भी हमारा मिड पॉइंट है, ये पी भी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो याद रखिएगा, जब तीनों वर्टिसेस से आप
वर्टिसेस के अपोजिट साइड पे मीडियन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? मीडियन। तो ट्रायंगल के इंटरनल अंदर, ट्रायंगल के अंदर जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड का मतलब हो गया केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक। और याद रखिएगा केंद्रक जो हमेशा है, जो वर्टिक्स से लाइन जो यहां तक आता है, जिसे हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, तो जी से डिनोट करते हैं, तो जो वर्टिक्स से जो लाइन आता है वो 2 होता है रेशियोज में, और यहाँ पे कितना का होता है? ये 1। वर्टिक्स से जो भी लाइन आएगा वो 2 होगा और ये हमारा कितना होगा? 1 होगा। यानी कि कहने का सेंस ये है कि एजी रेशियो जीडी कितना होगा? 2:1। उसी तरीके से हमारा बीजी रेशियो जी के कितना होगा? 2:1 का होगा। और सीजी रेशियो जो होगा पीजी का वो भी कितना होगा? हमारा 2:1 होगा। अब आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्लियर है? अब किस पे चलते हैं? तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। और फिर से अब जो क्वेश्चंस हमारे कह रहे हैं अब वो काम को करते हैं। सेंट्रोइड तो आपको पता है कहाँ पे होगा, तो सेंट्रोइड मान लीजिए जहां पे है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। अब जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था हमारा ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल हमारा क्या है? एबीसी है। बीसी के मिड पॉइंट पे, बीसी के मिड पॉइंट पे क्या है हमारा? मिड पॉइंट पे एक डी है। और क्वेश्चन कह रहा है जो एडी की जो लंबाई है ना वो हमारा 27 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा 27 सेंटीमीटर है। अब आइए कहता है इसी पे एक एन है, तो एन अभी आप मत डालिए। मान लीजिए आपका ये पॉइंट ओ जो है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका जी है, इस पॉइंट पे सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड है तो अब आप जान रहे हैं कि ये हमारा 2 रेशियो में है और ये हमारा कितने रेशियो में है? 1। तो 2:1 के रेशियो में, तो यानी कि ये 2 ये 1, तो पूरा कितना हो जाएगा हमारा? पूरा हो जाएगा 3। 2 + 1 कितना यूनिट? 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। 9 होगा तो 2 का जो वैल्यू होगा 2 × 9 तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 × 9 तो 9 हो जाएगा। मतलब डी से जी का वैल्यू जो होगा वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? और ये 18 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ये तो हम निकाल लिए, अब एन को कहां रखना है? अब नीचे रखना है या ऊपर रखना है आपको? क्योंकि कह रहा है एन कोई पॉइंट है एडी पे जिसका वैल्यू डी एन इक्वल टू आपको गिवन है। डी एन इक्वल टू गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो डी एन अब देखिए ये 9 है, तो यहां से अगर हम 12 जाएंगे डी एन तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे यहां पे n होगा। तो अगर हम यहां पे n डालते हैं तो आपको यहां से यहां की जो दूरी है वो आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है जो सेंट्रोइड से n के बीच का डिस्टेंस कितना निकाले। तो सेंट्रोइड से n यहाँ पे ये वाला n है, तो अब बताइए जी से n के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, ये पूरा कितना है हमारा? 12 है। ये पूरा कितना है? 9 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्त? 3 सेंटीमीटर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हिंदी में ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन जो है 42 कहता है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। मतलब मान लीजिए ये एक पहिया व्हील है, ठीक है, ये एक पहिया जो व्हील जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। ये कितना, इसका जो हमारा त्रिज्या रेडियस है, त्रिज्या जो है वो कितना है इसका? तो मान लीजिए इसका एक हम निकाल लिए तो आर है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। और कहता है 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा देखिए चक्कर कंप्लीट कब होगा?
तो जब मान लीजिए ये अर्थ को ये सरफेस टच करता है, फिर जब ये व्हील चलेगा, फिर अगली बार मान लीजिए यहाँ पे ये टच करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये एक रोटेशन के बराबर होता है। एक रोटेशन जो होता है मतलब एक चक्कर जो होता है वो कितने के बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। कहता है 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। इसका एक फॉर्मूला होता है चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या जो होगी, चक्करों की जो संख्या होती है इक्वल टू कुल दूरी बाय, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ क्या हो जाएगा? व्हील। तो पहिए का क्या चीज हो जाएगा? पहिए, एक मिनट बाबू, हिंदी में थोड़ा सा, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील को क्या लिखिएगा? वृत्त की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि मतलब सरकमफेरेंस। तो अब देखिए चक्कर की संख्या दी हुई है, चक्कर की संख्या कितनी दी हुई है हमारे लिए? तो चक्कर की संख्या दी हुई है 15 है, तो हम 15 लिखेंगे। कुल दूरी हमें निकालना है, और पहिए की त्रिज्या, पहिए सर्कल होता है, सर्कल की त्रिज्या क्या होती है? 2 पाई 22/7, और आर कितना है हमारा? 14 है। तो अब 14 है तो ये 7 से कितने बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार में। तो आप इधर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 to 2 into 22 इंटू कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? कुल दूरी हो गया। अब दूरी किस में है ये भी देखना है, सेंटीमीटर में ही दूरी दी हुई है, तो हमारा कुल दूरी जो होगा वो 1320 होगा। 1320 कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 1320। 1300 कितना होगा? 20। किसको? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे कितने के इक्वल आ जाएंगे? 1320 के। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सारा सीजीएल का क्वेश्चन। अब देखिए ये भी विदाउट कॉन्सेप्ट आप नहीं चल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है किसी लंब पिरामिड का आधार, ठीक है, द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर, साइड कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। मतलब किसी लंब पिरामिड का आधार जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंब पिरामिड है, आधार कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है, मतलब एक पिरामिड है। तो देखिए पिरामिड कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा आपको फीलिंग कराऊंगा। यहाँ पिरामिड का जो है ये जो आउटर सरफेस होता है ये ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। यहां से देखिए ऐसे समझिए, ऐसे लेकर के ऐसे मिला लीजिए, फिर यहां से एक फेस लाइए और मिला लीजिए, फिर यहां से एक फेस लाइए यहां पे मिला लीजिए, इस तरीके से, ठीक है, तो उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। और कहता है यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? क्लियर है? तो इसके पास ये जो बाहरी वाला सरफेस है इसका क्षेत्रफल कितना? तो इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला से होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सलंट हाइट होता है। इंटू कौन सा हाइट होता है? सलंट, मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई इसमें जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अच्छे से उस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए एक कह रहा है कि हमारा पिरामिड है, पिरामिड यहां से बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का ईच साइड जो है वो क्या है हमारा? तो इक्वल है। ईच साइड क्या है हमारा? इक्वल है। और कितना सेंटीमीटर है ये? 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? मीटर या सेंटीमीटर आप देख लेंगे। अब जो पिरामिड बनेगा तो पिरामिड तो ऐसे जाएगा, तो मान लीजिए अगर हम तो 3D ऐसे मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ से भी इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको भी ऐसे जोड़, ये फेस हो गया। देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस यानी कि फर्स्ट इधर से एक फेस आएगा, सेकेंड फेस इधर से आएगा, ठीक है। अब देखें एक फेस इधर से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि 4 फेस होगा, इसका ट्रायंगुलर 4 फेस होगा। चारों फेस आपको एक पीछे वाला,
एक इधर वाला, इधर एक फ्रंट वाला, 4 फेस है। अब हाइट जो पिरामिड का लिया जाता है ना, वो एकदम सेंटर से लिया जाता है। सेंटर से लेने का मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट पे इधर उधर रहता है। तो यहां से जो इसको आप उठाएंगे तो ये हाइट दी हुई है, या हम इसको अदर कलर से इसको दिखाते, ये हमारा हाइट है पिरामिड। ये क्या है पिरामिड का हाइट। ये कितना सेंटीमीटर है हमारा 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अच्छा, यदि मिड पॉइंट पे है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु पे है इसके बीच में। तो हम कहीं भी मान लीजिए ये फिगर है, अब ये मिड पॉइंट यहाँ पे 5, तो इसके बीच में अगर पैरेलल कोई लाइन डालेंगे, यहां भी डालेंगे, तो ये अगर पूरा हमारा 10 है तो यहां भी ये पूरा कितना होगा 10। अगर ये मिड पॉइंट पे 5 है यहां से यहां के लिए, तो यहां भी मिड पॉइंट के लिए क्या होगा 5 ही होगा। तो अब देखें आप यहां पे, ये जो हमारा 10 है तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 5। और ये कितना है हाइट, तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए क्या होगा, तो यहां से हम एक सलंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा वाला, जो कि इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट है कितना 5। अब ये वाला जो रेड वाला लाइन देख रहे हैं, इसका पहले निकालना होगा आपका लेंथ। तो ये लेंथ होगा क्या, तो ये 90 डिग्री के सामने है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। तो आप जानते हैं जो हाइपोटेनस इक्वल टू जो होता है रूट अंडर, तो 10 है तो 10 का स्क्वायर, अब प्लस किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 100 प्लस कितना 25, तो ये 125 हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 5√5 होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 5√5। तो अब ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं तो लेटरल, या हाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, किसका है पिरामिड का है, तो वो क्या होता है 1/2 परिमाप, बेस का परिमाप। परिमाप का मतलब है पेरीमीटर ऑफ बेस, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं 4 इंटू साइड। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू कितना कर देंगे 10 इंटू सलंट हाइट अभी निकल के आया है आपका 5√5। कितना आया है 5√5। तो अब ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 20 से 5 हो जाएगा, तो 100√5 आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। ये पिरामिड से सीजीएल में पूछता है, तो थोड़ा इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 100√5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 44 पे आते हैं। 44 का जो है क्वेश्चन कह रहा है, यदि 9 अंकों की संख्या, हमारे पास कितने अंक हैं 9 अंक है। 9 अंक कितना है 9 8 5, ये हमारा x लिखा हुआ है, यहाँ पे x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और y है। ये 9 अंक है। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कि संख्या किससे डिविजिबल है, 72 से विभाज्य है। ठीक है, 72 से विभाज्य है, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है x और y। क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान दें क्वेश्चन पे कह रहा है ये 9 डिजिट का तो नंबर है। क्लियर है, कितने डिजिट का नंबर है, ये 9 डिजिट का तो नंबर है, लेकिन ये जो है सब किससे डिविजिबल होना चाहिए 72 से। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, और वो किससे डिविजिबल होगा 8 से डिविजिबल। किससे डिविजिबल होगा 9 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट हमें देखना होगा कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। कौन सा नंबर देखना होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर को हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करते हैं 7 8 वाई है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं अभी 8 मान लीजिए वाई मान लीजिए हिडन है, और मैंने क्या करा, तो मैंने करा कि चलो भाई 8 से डिवाइड देते हैं। तो आपने बोला ठीक है 9
9 8 जा 72 लगा दिया, मान लीजिए 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर हम कितना इसमें ऐड कर दें, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, ठीक है, 9 8 जा 72 है, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। 81 अभी आप देखें यहाँ पे 81 है, तो 81 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो 81 लिख रहे हैं, एक मिनट लिमिट 78 है ना, तो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81। 81 में से अगर हम 72 को माइनस करते हैं तो कितना दे देगा, अब देखें 81 में से 72 को अगर 78 को माइनस करिए, 78 को माइनस करिए तो यहाँ कितना दे देगा आपका 3 दे देगा, कितना दे देगा 3 दे देगा। लेकिन अब एक चीज को आप देखें यहाँ पे कि हमें लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, यहाँ पे 7 8 लिए है ना, हाँ, तो ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ये हमें दिखाना है कि ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए डिविजिबल 8 से। लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे उसमें हमें कौन सा नंबर चाहिए। तो देखिए करना तो मैं वही कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पे 78 है, तो हमने यहाँ पे तो अभी y आपका रखा हुआ है, तो अगर आप अभी इसको 8 से देते हैं तो 9 8 जा कितना हो जाता है 72, तो आपका कितना बचा 6। अब 6 के जगह पे फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा y। अब y का ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू सेलेक्ट करिए, 0 डालेंगे नहीं होगा, 1 डालेंगे नहीं होगा, 2 डालेंगे नहीं होगा, 3 डालेंगे नहीं होगा, और 4 डाल देंगे अगर y के जगह पे, तो 8 8 जा 64 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो हम y के जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, y के जगह पे जो अब वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आएगा, y के जगह पे जो अब हमारा वैल्यू आया वो आ गया 4। वो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये मैंने आपको करके दिखाया है। अब आ जाइए यहां से, अब क्या है, अब ये टोटल डेटा जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो सबको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आप करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और y भी कितना हो गया हमारा 4, और प्लस क्या हो जाएगा x। अब ये डिविजिबल किससे होना चाहिए 9 से होना चाहिए। तो अब हम लोग सबको ऐड करेंगे, तो ये सबको जब आप ऐड करेंगे ना तो ये हमारा आएगा 50 प्लस x। 50 प्लस क्या आएगा x आएगा, जो कि ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। और लेकिन 9 का जो है अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, कौन सा सब्स्टिट्यूट कर दें 4, तो 4 जैसे ही आप रखेंगे तो 50 प्लस 4 बाई 9, तो ये हो जाएगा हमारा 54, जो कि 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। दिस मीन्स ये हो गया कि हमारा x का भी जो वैल्यू है वो कितना आएगा 4 आएगा, x का भी वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर अभी हमसे पूछा जा रहा है कि 4x माइनस 3y का वैल्यू, तो 4 का है तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू कितना 4, तो ये हमारा 16 माइनस 12 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी आएगा। चलिए सॉरी फिर सॉरी, फिर हमने गलत ऑप्शन ऑप्ट कर दिया, क्लियर है, क्योंकि 16 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 16 में से जब जा करके हमारा 16 में से क्या होगा माइनस 12, 16 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये है हमारा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण जिसको आप बोलते हैं, और इसमें आपका कोई शॉर्टकट जल्दी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है 8 प्लस 2 रूट 3 और 3 रूट 3 प्लस कितना है 5 इक्वल टू कितना है a रूट 3 माइनस बी का वैल्यू। तो
तो आप अभी RHS को एज ए चीज छोड़ दीजिए जैसा है। हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये 8 प्लस 2√3 है, ठीक है, तो परिमेयकरण में ये डिनोमिनेटर का प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, 3√3 माइनस 5, और यहां भी कर देंगे 3√3 प्लस 5 इंटू 3√3 माइनस 5। क्लियर है? तो अब इधर तो हमारा एज इट इज होगा, इसको बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, तो ये वाला हमारा तो चला गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का क्या चीज है, होल स्क्वायर। अब यहां से देखें, आप इसको मल्टीप्लाई करें, आप इसको मल्टीप्लाई करें अभी इससे, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24√3। क्लियर है? फिर 8 से आप मल्टीप्लाई करें 5 को, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे लिए 40। क्लियर है? फिर आप इससे इसको अभी मल्टीप्लाई करें, तो √3 इंटू √3, 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। क्लियर है? फिर इससे करें तो -10√3, किससे, तो फिर ये डेटा से फिर इस डेटा को करें। क्लियर है? और इधर तो एज इट इज होगा हमारा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखें, ये 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 3 जा 27, 27 ये जो आएगा, इसका जो आएगा सॉल्व होकर के ये आएगा हमारे लिए 27, और ये हमारे लिए आएगा 25। तो 27 में से 25 जब जाएगा तो हमारा आएगा 2। क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 2। क्लियर है यहाँ पे? तो अब नीचे आइए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे देखिए 24√3 में से 10√3 जाएगा तो आपका आएगा 14√3। क्लियर है? और यहाँ से जाएगा जब 18 में तो यहाँ आएगा माइनस आपका 22, माइनस कितना आ जाएगा, 22 आएगा। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 22। क्लियर है? इक्वल टू कितना हो जाएगा, a√3 माइनस बी। अब आप देखें क्या, तो इसको सेपरेट कर ले, सेपरेट ऐसे कर ले कि 14√3 बाई 2 कर दे, माइनस 20√2 बाई 2 इक्वल टू क्या है, a√3 माइनस बी। तो अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7, और 2 से क्या हो जाएगा 11। अब आप कंपेयर करें, रूट इसमें है और रूट इसमें है, तो a का वैल्यू देखें, जो ये 7√3 इक्वल टू a√3 होगा, तो यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आपको 7 मिलेगा, और b का वैल्यू क्या है हमारे लिए, तो b का वैल्यू है -11, तो माइनस b हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमारे लिए क्या है, तो -11 है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी, तो आपको पता है कि a आपका कितना है, 7 है, और b आपका कितना है, 11 है, तो 11 प्लस 17 कितना हो जाएगा हमारा, 18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं, हाँ कैलकुलेशन आप अपना यूज टू होकर के फास्ट कर लीजिए, आपको याद है, मतलब कैलकुलेशन याद है तो आप डायरेक्ट नीचे में 2 लिखे, आपको पता है कि रैशनलाइज करेंगे, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक जगह टाइपिंग एरर क्या है, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनटू नहीं होकर के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पे बेस्ड है। क्लियर है? तो हम देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में तो ये हमारा है ए क्यू और ये बी क्यू, इसका मतलब है हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा 227 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या है, तो 325 का भी ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अब हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए
प्लस बी इंटू ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 227 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, या ऐसे इसको लिख दें, अब आइए देखिए इसको ऐसे लिख 227 इंटू 227 प्लस 325 इंटू 325 माइनस 227 इंटू 325, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे क्या देख रहे हैं आप, यहां पे देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ सा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो 1/10 कॉमन ले लेते, 1/10 क्या ले लिए कॉमन, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो सबसे डेसिमल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है, सबसे डेसिमल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर, तो अब 1/10 हमने क्या कर लिया, क्योंकि इसके नीचे हम लिख सकते थे ऐसे 42.7 है, तो इसे हम तो लिख सकते हैं 427 बाई कितना हो जाएगा हमारा फिर 10। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 427 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 427, तो फिर से हमने देखा नहीं, तो फिर से इसको करना होगा, लिखना होगा। तो अच्छा फिर से हम लिख देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, टाइपिंग एरर है, क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 427 है, तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 400 कितना है 27, और यहाँ भी क्या कर दीजिए 400 कितना 27, तो ये कितना है 427 प्लस 325। क्लियर है, अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे 427 इंटू 427 प्लस 325 इंटू कितना है 325 माइनस 427 इंटू 325 बाई कितना हो जाएगा हमारा, तो बाई में ये 1/10 हमने बाहर कर लिया, तो अब बचा कितना है 427 इंटू कितना 427 प्लस 325 इंटू 325 माइनस 427 इंटू 325। अब देखिए ये यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी होगा क्या, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 427 प्लस 325 और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10। तो आप जो है इसको अब ऐड करें, 7 प्लस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, और ये हमारा 10 अब यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 7520। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल पूछता है, सीजीएल जो सेंट्रल एसएससी है वो भी पूछती है इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 8 हो तो 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम करते क्या है, ये जो है हमसे पूछा जा रहा है 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, और x जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, नीचे में भी आप क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो अब बचेगा क्या आपका नीचे में, तो नीचे में x आपने अगर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा x। और याद रखें एक चीज मैं यहाँ से बता रहा हूं, जैसे a प्लस 1 है और हमें a कॉमन लेना है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे आपको लिखना होगा 1 प्लस 1/a। अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस 2 है और ए स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2/a स्क्वायर। मतलब जो न्यूमरेटर में नहीं है उतना ही आपको जो कॉमन ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिख देना होता है।
तो अब आप देखें यहाँ पे x कॉमन ले लिए, 1 के पास x नहीं है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 6 के पास है तो वो बाहर चला गया। अब ये जो हमारा कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ऊपर में आया 5, आपको पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू गिवन है, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6। तो 5 में से जो अब यहाँ पे 6 प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2.5 आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.5 आएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और फिर इसका भी कोई शॉर्टकट जो है वो उपलब्ध नहीं रहता है, आपको खुद से क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन। आपको कुछ एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है कुछ समय के लिए। जैसे कुछ क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम में छोड़ दें, पहले आप देखें यदि मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसको बाद के लिए रखें, पहले जो जल्दी से फास्ट सवाल लगने वाला है उसको पहले लगा ले। तो कहता है 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। सहअभाज्य का मतलब है दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना आए, 1 आए। सहअभाज्य जैसे देखिए 2 और 3 ये सहअभाज्य है, इस दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो कहता है 2 संख्याएं, ठीक है, कहता है 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो आप ध्यान दें कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, माना कि 3 संख्याएं, 3 संख्याएं कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। तो कहते हैं 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहअभाज्य, पहली 2 संख्या, अब पहली 2 संख्या ये है, पहली 2 कौन है, पहली 2, ठीक है, पहली 2 संख्याएं ये है, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551। तो a इंटू बी, 500 कितना है, 51 है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 1073 है, अंतिम 2 संख्या। तो ये हमारा क्या है, अंतिम 2 संख्या है, ठीक है। अब अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, b इंटू क्या हो जाएगा, c, वो 1007। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज क्या दिखेगा, दोनों सहअभाज्य संख्या में, फर्स्ट में और लास्ट, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में क्या दिखेगा, b कॉमन है। b क्या है, कॉमन है। अगर b कॉमन, ये हमें संकेत देता है, ये हमें मैसेज देता है कि आप इसका एचसीएफ निकालें। आप इसका क्या निकालें, एचसीएफ। तो हम ऐसे करके लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका, 551 का और 1073 का। आप जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये एचसीएफ निकलेगा 29। ये एचसीएफ क्या निकलेगा, 29। अब जरा ध्यान दें आप, जब एचसीएफ आपका 29 है और आपको पता है कि a इंटू बी, आपको अभी पता है यहाँ पे, यदि मैं बोल दूं a इंटू बी है हमारा 551, उसमें से मैं आपको बोल रहा हूं एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में, यानी कि a और इसका हम लोग एचसीएफ निकाले हैं, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कितना आया है, 29। और वो कॉमन पार्ट कौन है, b का वैल्यू है। b यदि हमारा 29 आ जाता है तो अब क्या है कि हमारा a तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये कोप्राइम सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है हमारा, 1 आता है। 2 संख्याओं का जब एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब क्या करेंगे, a का वैल्यू जब निकालेंगे तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसे 551 को 29 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा इसका, 19। फिर क्या करेंगे, हमें c को निकालना है। किसको निकालना है, c को निकालना है। तो c का देखिए आप यहां से
बी इंटू सी करिएगा, बी इंटू सी कितना है 1073 है, और आपको अभी पता है कि आपका बी कितना है, तो बी आपका 29 आया है। तो जब आप सी अब निकालने आएंगे तो 1000 ये जो डालेंगे और यहाँ पे कितना डालेंगे आप 29 जब डालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 37, कितना हो जाएगा 37, ये निकल के कितना आ गया 37। तो अब आप देखें आपका जो 3 नंबर है ए आपका निकल के आ ही गया, ए देखिए ए आपका यहां पे है, ठीक है, और बी आपका निकल के आ ही गया, बी कौन है 29 और सी कौन है 37। अगर हम लोग सबको ऐड कर देते हैं, हम लोग सबको यदि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए कौन कौन है 29 है, फिर कौन है 19 है, तीनों नंबर है, और कौन है 37 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 + 7 25, 2 हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 85। हमारा आंसर कौन होगा 85। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को, क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब आपको आता है तो आप शॉर्टकट लीजिए, तुरंत HCF निकालिए, डिवाइड दीजिए फटाफट, काम तो यही करना है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कहता है दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5। ये एक टंकी है मान लीजिए, इसमें दो टंकी है, सॉरी हाँ, दो टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात जो है, ये एक टंकी ये है, एक टंकी ये है, मान लीजिए ये हमारा ए मान लीजिए और ये हमारा क्या है बी है। तो इसमें जो पानी का अनुपात है ये 6 कितना है 5 का है। कहते हैं टैंक ए के पानी की मात्रा 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक ए में पानी की मात्रा में कितनी की, ये देखिए 30% की वृद्धि। तो ये रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो इसको 60 बना लेते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बना लेते हैं 50 बना लेते हैं। क्लियर। अब इसमें हमें कितना का इंक्रीजमेंट कह रहा है 30% का कह रहा है, कितना परसेंट का कह रहा है 30% का इंक्रीजमेंट कह रहा है। तो 10% बराबर 6 होता है, 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, तो इसीलिए 30% बराबर 18। तो 60 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो अब इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 78 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 78। तो अब कह रहे टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो, मतलब जितना इस टंकी में हो उतना ही इस टंकी में हो, पानी की मात्रा क्या हो जाए समान हो जाए। उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 78 का और 50 का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे डिफरेंस, मतलब अंतर निकाल लेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया अंतर निकाल लीजिए आप, और अंतर निकालेंगे तो 78 - 50, तो ये आपका दे देगा 28। कितना दे देगा आपका 28। अब बताइए ये कितना पानी का अभी कितना का इंक्रीज करना है इसको 28 का, कहां से इंक्रीज करना है 50 से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 28/50 इंटू 100। तो ये जब आप करेंगे तो 52 सा क्या हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56%। अब बी में कितना का इंक्रीजमेंट आप करेंगे 56 का परसेंट का इंक्रीजमेंट करेंगे, तब दोनों टंकी का पानी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखिए 50 नंबर, इससे पहले भी कोई छूटा है क्या, हाँ नहीं सही है। अब देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कहता है और इसमें ट्रिक काम करता है, ये शॉर्टकट इसमें काम आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यहाँ पे देखिए हानि पे बेचा जाता है, हानि कितना पे बेचा जाता है
तो 13.5। यदि उसी वस्तु को इतना रुपए में अगर बेचा जाता है, अधिक में बेचा जाता, पहले जितना में बेचा जाता उतना में नहीं, उतना से अधिक में अगर बेचा जाता, उसे 9.5% का लाभ होता। कितना का लाभ होता? प्रॉफिट 9.5% का क्या होता? लाभ होता। तो याद रखिए इस तरीके का क्वेश्चन में जब आपको ये टाइप ही है, ये टाइप आप देख ले, जहां भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप लिख लें, यदि प्रॉफिट प्रॉफिट है तो डिफरेंस लीजिएगा, यानी कि अंतर लीजिएगा। लॉस रहेगा, यहां भी क्या लीजिएगा? डिफरेंस लीजिएगा। लेकिन एक प्रॉफिट एक लॉस रहेगा तो सीधा आप क्या कर देंगे? प्लस। सीधा क्या कर देंगे आप? प्लस कर देंगे। क्लियर है इस चीज को? एक प्रॉफिट एंड एक लॉस दिखेगा तो आप ऐड कर देंगे। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए ये रूल ही होता है, कॉन्सेप्ट से ही आया है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 13.5 प्लस 9.5 को, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1093, कितना हो गया? 23% हो गया। कितना परसेंट हो गया? अब 23% जो है वो किसके बराबर है? तो 1104 के। तो 1% जो है वो किसके इक्वल है? तो 1104 बाई कितना है? 23%। तो अब आपको ये देखना है, अगर ये हमारा है, क्लियर है, तो अब हमें ये देखना है कि 100% सीपी किससे आएगा? 100% से आएगा। तो जैसे ही आप 100% करेंगे 1104 23 इंटू 100, तो ये हमारा कैंसिल होकर के दे देगा 4800। कितना दे देगा? 4800, जो हमारा आंसर होगा ये। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये तो पूछा हुआ है सीजीएल में, टोटल तो प्रीवियस ईयर ही पेपर है। आप रुपीज जो है 10,000 के मतलब 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख की राशि पर दो तरह का बट्टा दिया जाता है, दो तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है। एक 40% का दिया जाता है और दूसरा क्रमवार मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है, लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। 36% का और किस परसेंट का? 4%। तो दोनों के बट्टे में कितने का अंतर है? डिफरेंस कितने का आएगा दोनों में? तो फर्स्ट कितना का डिस्काउंट है आप देख लें, 40% का। जबकि अब सेकेंड हम निकाल रहे हैं तो सक्सेसिव में क्या है? पहले -36 है, माइनस ही किया जाता है। ठीक है, पहले कितना है हमारा? -36 है, फिर वो भी एक डिस्काउंट ही है -4। क्लियर है? अब क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या होगा? तो 36 इंटू 4, क्योंकि दोनों के पास फॉर्मूला होता है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, बाय हो गया 100। तो ये हो गया -40%। ठीक है, ये हमारा हो गया 40% और ये कितना हो जाएगा हमारा? 144 बाई कितना? 100। क्लियर है? तो 1.44। तो अब आप देखें इसमें 40% प्लस 1.44%। अच्छा देखिए ये तो दोनों में कॉमन है। 40 मान लीजिए मैं इसका अब जो ये इक्वल मतलब जो है ये सिंगल डिस्काउंट आया कर करके हमने किया, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट हमने ये लेकर के। अब बताइए किसी नंबर का ये जो नंबर 1 लाख दिया हुआ है इसका इतना परसेंट यहाँ भी है, इसका परसेंट इतना यहाँ भी है, तो क्या जो दोनों में कॉमन है उसको रिमूव कर दीजिए, दोनों में कॉमन जो है रिमूव कर दिए, तो अब डिफरेंस कितने का आएगा? 1.44% का आएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 1 लाख का कितना? 1.44 बाई कितना? 100। तो ये भी डेसिमल हट गया तो कितना आ जाएगा? डबल। तो आप देखें 3 जीरो से 4 जीरो कट गया तो कितना हो गया? कितना का डिफरेंस आया है? 1440 रुपीज। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ठीक है, आपने बोला था ट्रिगोनोमेट्री में मैंने एक क्वेश्चन कराया था सेट फर्स्ट में,
तो कुछ बच्चे कमेंट किए थे क्या सर इससे छोटा नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा, हम लोग एंगल का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं 0 to 90, लेकिन ये देखना है कि ऐसा वैल्यू किसी का डिनोमिनेटर 0 ना हो और ऐसा वैल्यू ना रखें जो किसी एंगल पे डिफाइंड किसी के लिए ना हो। तो लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे 45 लेने का। क्या लेने का कोशिश करेंगे? 45। तो आइए हम यहाँ देखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री लेते हैं तो हम देखते हैं LHS RHS क्या इक्वल होता है इस एंगल पे। तो 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 तो 2, ये हो जाएगा 3/2। अब हम लोग RHS पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं RHS, ठीक है, RHS पे आते हैं। RHS में तो 3 है ही, इंटू साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2, √2 इंटू √2 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2, यानी LHS इक्वल किसके है? RHS का। इसका मतलब है कि अब हम अपने आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। तो किस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है? कॉट थीटा का। तो हमें पता है, तो कॉट थीटा दिया हुआ है, क्या होगा? तो थीटा के जगह पे आपने क्या रखा है? 45। तो 45 कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? और ये भी हमें इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो भी वैल्यू रखना है आपको 0 और 90 डिग्री के क्या रखना है, ना तो 0 रख सकते हैं ना है 90 रख सकते हैं, इसके बीच का ही कोई वैल्यू क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ये आपको बता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कहता है कि 320 रुपीज की राशि को कितनी अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, कितने समय में बढ़कर इतना हो जाएगा। मतलब आपके पास 320 रुपीज है, आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी को रेंट पे दे दिया और अब आप दिमाग लगा रहे हैं कि भाई कितने समय में ये रुपए हमें 405 रुपीज हो जाएगी, जो मान लीजिए हम उससे ले लेंगे। लेकिन आपने रेट कितना फाइनल किया है? 12.5। तो आप एक बेसिक फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या जानते होंगे? तो जानते होंगे कि A इक्वल टू होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R/100। और ये शॉर्टकट कहीं कुछ जानेंगे, इस पे बहुत आसानी से ये सवाल बन जाएगा। तो ठीक है, तो अमाउंट कितना है हमारा? अभी आपने देखा है आपका अमाउंट कितना है? 405। प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल है 320। रेट कितना है आपका? 12.5 बाई 100। अब इधर मालूम नहीं है क्या हो रहा है भैया। तो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 405 बाई 320 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112.5 बाई 100 टू दी पावर n। अब मान लीजिए ये कट जाएगा हमारा 5 से, तो ये हमारा कट जाएगा 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 81 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 64। क्लियर है? और यहां भी कटेगा, ये मान लीजिए 10 हो जाएगा। तो अब जानते हैं ये कितने बार में? 5 बार में, और ये कितने बार में? 4 बार में। फिर ये कितने बार में? 2। तो 4 2 जा 8, तो नीचे में 8 ये 1 9। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 81 बाय अब 64 लिखते हैं इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कितना? 4 2 जा 8 टू दी पावर क्या है? n है। तो अब आपको इतना पता है कि ये जो हमारा 81 है, तो 9 बाई इसको हम लोग क्या लिख दें? 8 का क्या कर दें? स्क्वायर इक्वल टू ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 9/8 का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो बेस बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा n का वैल्यू यानी कि टाइम कितने साल में हो गया? 2 साल में हो गया। तो आप इसे ऑरली भी कर सकते हैं, सीधा इससे इसको डिवाइड दीजिए, इससे इसको डिवाइड दीजिए। 81 बाई कितना हो गया? 64। तो इतना पता रहता है जो इस केस में यही होगा। तो किसका स्क्वायर बन रहा है? तो 8 का और 9 का। तो आंसर कितना लिख देंगे? 2। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात P और Q है तो इनके इनकम का जो रेशियो है ना वो 5:6।
यदि इनमें पर 200 रुपये बाकी सेविंग कितना है, सेविंग 200 रुपीज इच, प्रत्येक व्यक्ति सेव कर रहा है। ये एग्जैक्ट दिया हुआ है, अभी रेशियो इसके लिए ना डालें। ये सेविंग जो है ये 2-2 हजार दोनों का, 2-200 दोनों का दिया हुआ है। तो उनके ब्याज देखिए, व्यय होगा, यहाँ पे क्या होगा, व्यय होगा, एक्सपेंडिचर व्यय होगा, ब्याज लिखा गया है। व्यय का अनुपात क्या होगा, व्यय का अनुपात 3:4 है। अगर ये इतना करता है तो व्यय का अनुपात कितना हो जाता है, 4, मतलब जो आप खर्च करते हैं उसका अनुपात। तो यानी कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो आपको पहले से ही पता है कि इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम इक्वल टू क्या होगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम का मतलब हो गया आय, सेविंग का मतलब हो गया आपका बचत, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्च। तो अब आप देखें कि हमें क्या चीज कह रहा है, खर्च भी गिवन है, आय भी दिया हुआ है। बचत को अगर मान लीजिए आय में से यदि हम बचत करते हैं तो क्या दे देगा, किसके इक्वल हो जाएगा, खर्च का। अभी हम वही काम करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सिंपली शॉर्टकट भी, इससे जल्दी आप पहुंच। तो मान लीजिए इनकम ये है हमारा, इनकम कौन है, 5 है और 6। तो इनकम को हम लिख देते हैं 5x और कितना है 6x। अब इनकम में से सेविंग को घटा रहे हैं, सेविंग हमारा कितना है 200 रुपीज है। इनकम में से अभी मान लीजिए हमारा इनकम कितना मान लिए हैं, ए का इनकम है 5x और बी का कितना है 6x, क्लियर है। उसमें से अब सेविंग का हम कितना 100 रुपये घटा रहे हैं, 200 रुपये सेविंग का घटा रहे हैं। और नया रेशियो जो आ रहा है, खर्च का जो हमारा रेशियो आ रहा है 3:, कितना आ रहा है 4। ये फॉर्मेट बना लेना है। अब इसके बाद देखिए वही शॉर्टकट यहीं से चलना शुरू, इसी पे शॉर्टकट सॉल्व होता। तो सेम सिंबल बोले थे डिफरेंस, तो देखिए 4 से हम लोग क्या कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से किसको मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा। तो 5 4 जा 20 या 6 3 जा 18, सेम सिंबल है, यानी कि 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2x आएगा। अब क्या है, यदि अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए और 3 से इनको करिए तो 4 2 जा 800 और 3 2 जा 600, क्योंकि सेम सिंबल है तो हमेशा अंतर निकालना है। कितना 100 के इक्वल हो गया, 200 के। तो x बराबर कितना हो गया 100। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है q की आय, हमने हाँ किसकी आय पूछ रहा है, q की आय पूछ रहा है। तो q की आय की जगह पे कितना है 6, तो 6 × 100, तो कितना 100 हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर कैलकुलेटिव है, ठीक है, ये फिर क्या है हमारा कैलकुलेटिव है, तो चलिए कोई नहीं, फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, पहले मैं बताता हूँ। x से किसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3003 को, और फिर किससे करिएगा 245 को, किससे करिएगा 45 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। लेकिन यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई होता है एज अ रूल, तो हम जानते हैं 2145 इंटू कितना कर दीजिएगा 42, और ये कितना हो जाएगा x इंटू 3003 है। तो x का वैल्यू निकलेगा 2145 इंटू कितना हो गया 4/3000 कितना है 3 है। तो अब जो हमारा x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो x का वैल्यू हमारा 30 होगा। आप डिवाइड दे देंगे, देख लेंगे दे करके, तो आपका जो ये x का जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। अब आते हैं y की वैल्यू, फिर यहाँ पे अब कहता है x यहाँ पे तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, फिर यहाँ पे अब क्या रेशियो है, तो x से किसका रेशियो है, तो y का, सॉरी x से इसका रेशियो है, तो ये x टर्म बाहर का है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे।
क्या कर देंगे 11704 इंटू क्या होगा x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2508। अब x आपको मालूम है तो 11704 और x का वैल्यू 30 है। और यहाँ पे थोड़ा पानी पी लेते हैं। फिर देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, अब इस डेटा से डिवाइड देते हैं। किससे डिवाइड देते हैं 2508 से। जब आप इसे डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140। किसका y का। ये कर लेंगे, ये कैलकुलेटिंग पार्ट है, हमको भी टाइम लगता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा था, तो कह रहा है कि x का वो मान, ठीक है। यहाँ पे किसका कह रहा है कि x का वह मान क्या होगा, तो x का यह मान, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में y पूछ रहा है और y का ही आंसर दिया है, ठीक है। किसका वैल्यू पूछ रहा है y का, तो y का वैल्यू अभी आपको कितना आया है 140। हिंदी में गलत है, ठीक है, कि यहाँ दिया तो x का वह मान नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे y लिख लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कहता है ABC कोई व्यवसाय शुरू करता है, मतलब 3 लोग हैं जो व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं। C निवेश को का दुगुना, कहता है ABC कोई व्यवसाय आरंभ करते हैं, C के निवेश का 2 गुना, B के निवेश का 3 गुने और साथ ही C के निवेश के 5 गुने के बराबर है। तो ये हिंदी में हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, जबकि इंग्लिश में सही लग रहा है। कह रहा है A, B and C स्टार्टेड अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू। अब देखिए ट्वाइस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ किसका, A का, मतलब A जो है, A का जो ट्वाइस है, इन्वेस्ट जो करता है, इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ B का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, थ्राइस है इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो 5 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ C। और C के इन्वेस्टमेंट का कितना टाइम्स, आपस में ये क्या है, इक्वल है। तो आपस में जब ये इक्वल हैं तो इसको सॉल्व, इसका रेशियो चाहिए हमें, तो रेशियो चाहिए तो हम लोग LCM ले लेंगे। किसका LCM ले लेंगे 2, 3, या 1 मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ, और पहले इसको आप लोग लिख लें 2A 3B और 5C। आप रेशियो पढ़े होंगे तो इसमें एक रूल होता है, जो ये 2 का 3 का और 5 का हम लोग LCM ले लेंगे। किसका LCM लेंगे 2, 3, 5, यानी कि अगर हम LCM लेते हैं किसका 2, 3 और किसका 5 का, ठीक है, तो ये LCM जो होगा वो हमारा आएगा कितना 30 आएगा। ये LCM कितना आएगा 30। तो 30 से 2 को डिवाइड दीजिएगा तो A का जो रेशियो यहाँ पे बनेगा वो वैल्यू दे देगा आपको 15। फिर यहाँ पे B को जो दीजिएगा तो कितना आएगा 10, और C को दीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 30 को दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए A का जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो रेशियो है, A के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 15 है, एक का B का 10 है और C का कितना है 6। कहता है इतना है, इफ द टोटल आफ्टर अ ईयर, 1 साल के बाद, इज रुपीज इतना लाख, शेयर है इतना लाख रुपए इनका आया वहां से मार्केट से 15.5 लाख, देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट इज, तो बी का शेयर उस प्रॉफिट में इनको मार्केट में लगाया तो ये आया। तो आप एक तो फॉर्मूला जान रहे हैं ना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या जानते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम तो सबके लिए समान है, तो यानी जो, अब देखिए अगर टाइम सबके लिए समान हो तो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट ही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। कब, जब टाइम सबके लिए क्या हो, इक्वल हो, सबके लिए समय इक्वल हो, तो हमारा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट ही क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। तो प्रॉफिट का रेशियो वही हो गया आपका।
अब प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो अब ऐड करिए इसको, 25 6 31 31 31 यूनिट बराबर कितना है, 15.5 लाख है। तो 1 बराबर, तो 5 टाइम्स, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 0.5। तो बी का शेयर कितना है, यहाँ पे 10 है। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर यहाँ पे 10 है। तो 10 को क्या कर दीजिएगा, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना लाख आएगा, 5 लाख आएगा। कितना लाख आएगा, 5 लाख। तो बी का शेयर कितना है प्रॉफिट में, 5 लाख का है। ये लाख होगा, ये भी लाख। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक बर्तन का रहा है 81 लीटर शुद्ध दूध, तथा एक बर्तन के 81 लीटर शुद्ध दूध में 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। पानी से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित, यानी कि 81 लीटर मान लीजिए इसमें अभी मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। इसका 1/3 का मतलब है 27, 1/3, हाँ 1/3 निकाल लिया गया, मतलब 81 का अगर आप 1/3 निकालेंगे तो ये 27 आएगा। ये क्या कर दिया गया, इससे आपने मिल्क निकाल दी, ठीक है, आपने मिल्क को निकाल दिया, फिर उतना ही पानी 9 लीटर जो है वो वाटर ऐड कर दिया इस, ठीक है। दोबारा इसे किया जाता है, फिर कहते हैं दोबारा 1/3 मिश्रण को निकाला जाता है, फिर इसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। आप जितना मिश्रण निकाल रहे हो उतना ही पानी बार बार क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। तो कह रहे हैं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। चलिए हम लोग इस पे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि सर लंबा खींच रहे हैं, तो हम आइए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट, तो शुद्ध दूध की मात्रा, फॉर्मूला है शुद्ध दूध की मात्रा इक्वल टू होगा 81 इंटू 1 माइनस जो हमारा मिल्क कितना निकल रहा है, 1/3, कितना निकल रहा है 1/3। तो 1/3 निकल रहा है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स निकल रहा है हमारा, तो 2 टाइम्स। कितना टाइम्स निकल रहा है, 2 टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2/3 इंटू कितना 2/3। तो ये 3 3 जा 9, 9 जा 9 4 जा 36। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी, अभी जो बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा है, ये बची हुई है, बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा कितनी आई है, 36 लीटर। अब पानी की मात्रा कितनी है इसमें, तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें पानी की मात्रा, अगर हम निकालें तो 81 लीटर में से जब आप 36 लीटर निकाल देंगे तो ये कितना लीटर आ जाएगा, 45 लीटर आ जाएगा। कितना लीटर आ जाएगा, 35, हाँ 45 लीटर आ जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो भैया ठीक है, नए मिश्रण में दूध कितना लीटर है, नए मिश्रण में दूध कितना लीटर है, 36 लीटर है, और पानी कितना लीटर है, 45 लीटर है। तो आप जान रहे हैं 9 4 जा 9 5 जा 45, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चले नेक्स्ट। अब आइए हम लोग कहाँ पे, 58। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर। कोई एक काम उसको मिला है, ठीक है, उसको करने के लिए वो एक दिन में 10 घंटा ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। तो 12 दिन में वो काम समाप्त कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करने होंगे। अब उसे 8 दिन में ही काम को समाप्त करना है, तो इस तरीके से उन्हें कितना घंटे का समय लगेगा। तो आप याद रखिए, हम बार बार इससे पहला सेट में बोले थे कि जो भी आउटपुट होगा, ये M1 D1 T1 पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी रिजल्ट, आप कोई काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखिए। जैसे आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे डेली काम कर, 12 दिन में काम को पूरा कर दिया। काम कितना है, कोई एक ही काम है, लेकिन उसी काम को करना है, काम फिर भी आपको वही एक ही काम मिल रहा है, फिर उसको कितने दिन में आपको पूरा करना है, 8 दिन में।
अब कितना घंटा पर डे ड्यूटी करना है आपको पता ही नहीं है, तो पता नहीं तो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 120 को हम एक ही बार में 8 से कटा देंगे तो कितना लिख देंगे 15। तो कितना आवर काम करना पड़ेगा इसको, 15 घंटे काम करने होंगे पर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते। देखिए सर यहाँ पे नेक्स्ट को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका जितना लॉन्ग कट है उतना शॉर्टकट समय सेम है, तो हम देखिए करके दिखा देते हैं। आप कहते हैं A9 धारा की विपरीत दिशा में 15, विपरीत मतलब है कि आप पानी के अपोजिट जा रहे हैं, तो वो आपके स्पीड, अगर मान लीजिए करंट का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो जिस डायरेक्शन से उसका फ्लो आ रहा है वाटर का, अगर हम उसके अपोजिट जाएंगे तो जितना करें वाटर का फ्लो है उतना स्पीड हमारा वो रिड्यूस कर देगा, तो उसके विपरीत दिशा में जाने में वो कम कर देगा। तो मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं धारा एक नाव, अब हम मान लेते हैं नाव की जो चाल है स्पीड है वो x मान लीजिए, और जो धारा की चाल है वो हमारा क्या है, तो मान लीजिए y। और याद रखिएगा कभी बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा के केस में कभी भी नाव की स्पीड से धारा की स्पीड ज्यादा हो ही नहीं सकती, अगर दिया है तो क्वेश्चन गलत है। तो अब अगर विपरीत चलेगा, इसकी धारा के अपोजिट जाएगा, कितना किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। और इसकी अपोजिट जा रहा है तो x माइनस वाई, धारा की चाल माइनस हो जाएगा। कितना घंटे लग रहे हैं 5 घंटे, ध्यान दें कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे। तो ठीक है, क्यों लग रहा है, तो ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, डिस्टेंस पे स्पीड होता है टाइम। तो अब देखिए 5 से एक बार में और 5 से कितना बार में 30, तो ये उधर हो गया, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया। अब दूसरा यहीं पे निकाल लीजिए, फिर कह रहे हैं धारा की दिशा में 42 है, तो दिशा में प्लस कर देंगे। कितने घंटे का टाइम ले रहा है 6 घंटे का समय ले रहा है, 6 से 7 टाइम्स में ये इधर यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 7। अब देखिए इसको जब आप यहाँ पे लाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7, ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना है 7, 6 से कितने बार में कटा है 7 बार में, ठीक है। तो 10 गड़बड़ तो नहीं ना हुआ कुछ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10, तो 2 से कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 2 से कटेगा, सॉरी x से नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, 2 से कितना बार में 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 5, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, जब x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है मान लीजिए 5, तो यहीं से लेके आ जाए तो x का 5 है माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू वाई, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा ये वाला, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो धमाकेदार है थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है आपको सारी चीजें पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, पता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें देखना है कि 90 डिग्री हमें बनाना है, कितना डिग्री 90 डिग्री। तो देखिए साइन कॉस में बदलेगा, यहां ध्यान दें कि मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं। अब आप देख लें क्या होता है कि यहां पे देखिए हम अगर साइन स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, साइन 90 में से कितना माइनस कर दें, यदि हम 52 को माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा 52। लेकिन आप देखें जब इसका सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो पाएंगे 38 डिग्री, कितना डिग्री पाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन 38 ही है,
क्लियर है। लेकिन जब फॉर्मूला देगा तो साइन 90 माइनस थीटा कितना दे देगा, कॉस। तो यहाँ पे देखिए 38 को हमने किसमें चेंज कर दिया है, कॉस में, तो 2 रहेगा ही हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 52। कौन चेंज कर दिए, ये साइन स्क्वायर 80 को चेंज कर दिए इसमें, और ये हमारा सेक जो है, सेक स्क्वायर 52 डिग्री रहेगा ही रहेगा, सेक स्क्वायर जो है 52 डिग्री ये रहेगा ही रहेगा। अब आ जाइए यहाँ पे साइन 64 है, यहाँ पे क्या है, साइन 64 है, तो आपको यहाँ पे कॉस 64 बनाने के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको कैसे चेंज करेंगे आप, तो अभी वही बात है, 9 साइन 90 माइनस 64, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 64 हमारा हो जाएगा। लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो हमारा है कॉस 64 पहले से है, फिर एक कॉस 64 आ गया, वहां कॉस कितना आ गया, 64 डिग्री आ गया। अब यहां पे फिर से आप देखें, ये 10 स्क्वायर माइनस जो है अभी क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो होता नहीं है। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है कॉसेक। अब से देखिए, तो हम क्या करते हैं, तो 10 और सेक का एक फॉर्मूला, तो 10 को हम लोग किस में बदल, यहाँ पे देखिए 10 बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है किस में, 10 में। तो हम क्या करते हैं, तो अभी 10 जो है 10 90 10 10 हमें चाहिए कॉट में, कॉट कितना चाहिए 67। तो अब आप यहाँ आए, हमारा जो 10 स्क्वायर 23 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10, ठीक है, 90 माइनस 10 बदलेगा कॉट में, तो कॉट में यदि आता है हमारा तो 10 23, तो दोनों 23 ही दिया हुआ है। तो 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ, टाइपिंग तो गलत नहीं हुआ है। अच्छा नहीं टाइपिंग गलत नहीं है, यहाँ पे आई 10। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, सेक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेक कितना है, सेक स्क्वायर 67 है, तो सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे तो क्या करते हैं, सेक स्क्वायर जो है, सॉरी सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कौन सा थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो 10 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो 10 10 10 जाएगा तो 67, हाँ ठीक है। आइए तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो ये हमारा 10 है ना, तो इसको हम लोग 10 जो 23 है, तो हम लोग इसको सीधा लिख देते हैं कितना, सॉरी सेक जो है ना, सेक स्क्वायर जो है 67 डिग्री लिख देते हैं, कितना डिग्री लिख देते हैं। इसको क्वेश्चन को हम चेक करके नेक्स्ट टेस्ट में जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा माइनस प्लस में दिक्कत है, हम देख लेते, नहीं तो इसका एक स्पेशल वीडियोस बना के थोड़ी देर में हम डाल देंगे। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद जय भारत।